मैं डॉक्टर पप्पूराम कोहली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का उदय और उसके कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। 16वीं शताब्दी में भारत आर्थिक दृष्टि से संपन्न था और उसका गौरवमयी इतिहास था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 शताब्दी में भारत में व्यापार प्रारंभ किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार इतनी तीव्र गति से किया कि उन्होंने अन्य व्यापारिक प्रतियोगिता में पुर्तगाली, डच, फ्रेंच व्यापारिक कंपनियों को पराजित कर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। सन 1750 से 1850 के मध्य इन 100 वर्षों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और सैनिक क्षेत्र में अनेक ऐसी प्रवृत्तियों का उदय हुआ जिन्होंने भारतीय जनता को कंपनी के शासन का प्रबल विरोधी बना दिया। राष्ट्रीय आंदोलन का उदय और उसके निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं। नंबर 1, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एक सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक जन आंदोलन था जो पूरे भारत में तीव्र गति से फैला। ये बात सही है कि ये 1857 का स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा, किंतु इसने ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों के परिणाम स्वरूप एक आंदोलन किया। अंग्रेजों ने अपने कैदियों की बिना न्यायिक कार्रवाई के और ऐसे ढंग से हत्या कर दी जो सभी भारतीयों की दृष्टि में पाशविक की चरम सीमा थी। दमन के दौरान गांव के गांव जला दिए गए तथा निर्दोष ग्रामीणों का वह कत्लेआम किया गया, जिसे देखकर मोहम्मद तुगलक भी शर्मा जाए। नंबर 2, सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन। भारत में राष्ट्रीय जागृति पैदा करने में 19वीं शताब्दी में हुए सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलनों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। देश की सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियां दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी और धर्म के नाम पर समाज में अंधविश्वास और कुप्रथाएं पैदा हो गई थी। इन आंदोलनों में एक और धर्म तथा समाज की व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया, तो दूसरी ओर भारत में राष्ट्रीयता की भावभूमि तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार के आंदोलनों में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन एवं थियोसॉफिकल सोसाइटी आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जिसके प्रवर्तक क्रमशः राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद एवं श्रीमती एनी बेसेंट आदि थे। इन सुधारकों ने भारतीयों में आत्मविश्वास जागृत किया तथा उन्हें भारतीय संस्कृति की गरिमा का ज्ञान कराया। उन्हें अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता के बारे में पता लगा। इन महान व्यक्तियों में राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रीयता का अग्रदूत कहा जा सकता है। उन्होंने समाज तथा धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने हेतु अगस्त 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा, छुआछूत, जाति में भेदभाव एवं मूर्ति पूजा आदि बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। उनके प्रयासों के कारण आधुनिक भारत का निर्माण संभव हो सका, इसलिए उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। डॉक्टर R.C. मजूमदार ने लिखा है कि राजा राममोहन राय को बेकन तथा मार्टिन लूथर जैसे प्रसिद्ध सुधारकों की श्रेणी में गिना जा सकता है। S.C. सरकार तथा के दत्त का मानना है कि राजा राम मोहन राय ने आधुनिक भारतवर्ष में राजनीति, जागृति एवं धर्म सुधार का आध्यात्मिक युग प्रारंभ किया। वे एक युग प्रवर्तक थे, इसलिए डॉक्टर जकारिया ने उन्हें
सुधारकों का आध्यात्मिक पिता कहा है। बहुत से विद्वान उन्हें आधुनिक भारत का पिता तथा नए युग का अग्रदूत मानते हैं। राजा राम मोहन राय ने भारतीयों के लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग की। 1823 ईस्वी में प्रेस ऑर्डिनेंस के द्वारा समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस पर राजा राम मोहन राय ने इस ऑर्डिनेंस का प्रबल विरोध किया और उसे रद्द करवाने का हर संभव प्रयास किया। इसके पश्चात उन्होंने जूरी एक्ट एक आंदोलन प्रारंभ कर दिया। डॉक्टर RC मजूमदार के शब्दों में, राजा राम मोहन राय पहले भारतीय थे जिन्होंने अपने देशवासियों की कठिनाई तथा शिकायतों को ब्रिटिश सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किया और भारतीयों को संगठित होकर राजनीतिक आंदोलन चलाने का मार्ग दिखलाया। उन्हें आधुनिक आंदोलन का अग्रदूत होने का भी श्रेय जा सकता है। राजा राम मोहन राय के बाद स्वामी दयानंद सरस्वती एक महान सुधारक हुए, जिन्होंने 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की नींव रखी। आर्य समाज एक साथ ही धार्मिक और राष्ट्रीय नवजागरण का आंदोलन था। इसने भारत और हिंदू जाति को नवजीवन प्रदान किया। स्वामी दयानंद ने न केवल हिंदू धर्म तथा समाज में व्याप्त बुराइयों का विरोध किया, अपितु अपने देशवासियों में राष्ट्रीय चेतना का संचार भी किया। उन्होंने ईसाई धर्म के कमियों पर प्रकाश डाला और हिंदू धर्म के महत्व का बखान कर भारतीयों का ध्यान अपनी सभ्यता व संस्कृति की ओर आकर्षित किया। उन्होंने वैदिक धर्म की श्रेष्ठता को फिर से स्थापित किया और यह बताया कि हमारी संस्कृति विश्व की प्राचीन एवं महत्वपूर्ण संस्कृति है। उनका मानना है कि वेद ज्ञान के भंडार हैं और संसार में सच्चा हिंदू धर्म है, जिसके बल पर भारत विश्व में अपनी प्रतिष्ठा फिर से स्थापित कर गुरु बन सकता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में निर्भीकता पूर्वक लिखा है, विदेशी राज्य चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। HV शारदा ने लिखा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति स्वामी दयानंद का मुख्य उद्देश्य था। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और अपने देशवासियों को विदेशी माल के प्रयोग के स्थान पर स्वदेशी माल के प्रयोग की प्रेरणा दी। उन्होंने सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रीय भाषा स्वीकार किया। श्रीमती एनी बेसेंट ने लिखा है, स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले यह नारा लगाया था कि भारत भारतीयों के लिए है। स्वामी विवेकानंद ने यूरोप और अमेरिका में भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। उन्होंने अंग्रेज़ों को ये बता दिया कि भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से महान है और वे बहुत कुछ भारतीय संस्कृति से सीख सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने भारत में सांस्कृतिक चेतना जागृत की तथा यहाँ के लोगों को सांस्कृतिक विजय प्राप्त करने की प्रेरणा दी। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारत का स्वतंत्र होना आवश्यक है। इस प्रकार उन्होंने भारतीयों की राजनीतिक स्वाधीनता का समर्थन किया, जिससे राष्ट्रीय भावनाओं को असाधारण बल मिला। थियोसॉफिकल सोसाइटी की नेता श्रीमती एनी बेसेंट ने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्रीमती एनी बेसेंट एक विदेशी महिला थी। जब उसके मुख से भारतीयों ने हिंदू धर्म की प्रशंसा सुनी तो वो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। जब उन्हें अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता का ज्ञान हुआ तो उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध स्वाधीनता की प्राप्ति हेतु आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सारांश यह है कि 19वीं शताब्दी के सुधारकों ने भारतीय जनता में राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न की। उन्होंने ऐसा वातावरण तैयार किया जिसके कारण भारत स्वतंत्रता के लक्ष्य को प्राप्त कर सका। नंबर 3, भारत की राजनीतिक एकता। 1707 ईस्वी के बाद भारत में राजनीतिक एकता का लोप हो चुका था, किंतु अंग्रेज़ों के समय लगभग संपूर्ण भारत का प्रशासन एक केंद्रीय सत्ता के अधीन आ गया था। समस्त साम्राज्य में एक जैसे कानून एवं नियम लागू किए गए। समस्त भारत पर ब्रिटिश सरकार का शासन होने से भारत एकता के सूत्र में बन गया। इस प्रकार
देश में राजनीतिक एकता स्थापित हुई। यातायात के साधनों तथा अंग्रेजी शिक्षा ने इस एकता की नींव को और अधिक ठोस बना दिया, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला। इस प्रकार राजनीतिक दृष्टि से भारत का एक रूप हो गया। डॉक्टर के.वी. पूनिया के शब्दों में, हिमालय से कन्याकुमारी तक संपूर्ण भारत एक सरकार के अधीन था और इसने जनता में राजनीतिक एकता को जन्म दिया। नंबर 4, ऐतिहासिक अनुसंधान। विदेशी विद्वानों की खोजों ने भी भारतीयों की राष्ट्रीय भावनाओं को बल प्रदान किया। सर विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, जोकोबी, कॉलब्रुक, ए.बी. किथ, वुनर्फ आदि विदेशी विद्वानों ने भारत की संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध ऐतिहासिक ग्रंथों का अध्ययन किया और उनका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। अंग्रेजी भाषा द्वारा संस्कृत साहित्य को प्रोत्साहन देने से संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ। इसके अतिरिक्त पाश्चात्य विद्वानों ने भारतीय ग्रंथों का अनुवाद करने के पश्चात ये बताया कि ये ग्रंथ संसार की सभ्यता की अतुल्य निधियाँ हैं। पश्चिमी विद्वानों ने प्राचीन भारतीय कलाकृतियों की खोज करने के पश्चात यह मत व्यक्त किया कि भारत की सभ्यता और संस्कृति विश्व की प्राचीन और श्रेष्ठ संस्कृति है। इससे विश्व के सम्मुख प्राचीन भारतीय गौरव उपस्थित हुआ। जब भारतीयों को ये पता चला कि पश्चिम के विद्वान भारतीय संस्कृति को इतना श्रेष्ठ बताते हैं, तो उनके मन में आत्महीनता के स्थान पर आत्मविश्वास की भावनाएं जागृत हुई और उन्होंने उसकी श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयत्न किया। राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती तथा स्वामी विवेकानंद ने भी भारतीयों को उनकी संस्कृति की महानता के ज्ञान से अवगत कराया। इन अनुसंधानों ने भारतीयों के मन में एक नया ज्ञान और उत्साह जागृत किया। इससे उनके मन में ये प्रश्न उत्पन्न हुआ कि फिर हमारी पराधीनता क्यों। डॉक्टर R.C. मजूमदार के कथानुसार यह खोज भारतीयों के मन में चेतना उत्पन्न करने में असफल नहीं हो सकती थी, जिसके परिणाम स्वरूप उसके हृदय राष्ट्रीयता की भावना व देशभक्ति से भर गए। नंबर 5, पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव। भारतीय राष्ट्रीय धारा में पश्चिमी शिक्षा ने सराहनीय योगदान दिया। 1825 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले के सुझाव पर भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा को निश्चित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय चेतना को जड़ से नष्ट करना था। रजनी पामदत्त ने सही लिखा है, भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा पाश्चात्य शिक्षा प्रारंभ किए जाने का उद्देश्य यह था कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पूर्ण रूप से लोप हो जाए और एक ऐसे वर्ग का निर्माण हो जाए जो रक्त और वर्ण से तो भारतीय हों, किंतु रुचि, विचार, शब्द और बुद्धि से अंग्रेज हो जाएं। इस उद्देश्य से अंग्रेज़ों को काफ़ी सीमा तक सफलता भी प्राप्त हुई, क्योंकि शिक्षित भारतीय लोग अपनी संस्कृति को भुलाकर पाश्चात्य संस्कृति का गुणगान करने लगे। परंतु पाश्चात्य शिक्षा से भारत को हानि की अपेक्षा लाभ अधिक हुआ। इससे भारत की राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। अतः दृष्टि से पश्चात शिक्षा भारत के लिए एक वरदान सिद्ध हुई। अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के कारण भारतीय विद्वानों ने पश्चिमी देशों के साहित्य का अध्ययन किया। जब उन्होंने मिल्टन, बर्क, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन स्टुअर्ट आदि विचारकों की कृतियों का ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनमें स्वतंत्रता की भावना जागृत हुई। भारतीयों पर पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव का वर्णन करते हुए A.R. देसाई लिखते हैं कि शिक्षित भारतीयों ने अमेरिका, इटली और आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्रामों के संबंध में पढ़ा। उन्होंने ऐसे लेखकों की रचनाओं का अनुशीलन किया जिन्होंने व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्वाधीनता के राष्ट्रीय आंदोलन के राजनीतिक और बौद्धिक नेता हो गए। इस संबंध में यह स्मरणीय है कि राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, उमेश चंद बनर्जी आदि नेता अंग्रेजी शिक्षा को ही की देन है। अंग्रेजी शिक्षा के कारण
भारतीय नेताओं के दृष्टिकोण का विकास हुआ। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनेक भारतीय इंग्लैंड गए और वहाँ के स्वतंत्र वातावरण से प्रभावित हुए। भारत आने के पश्चात उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहन दिया, क्योंकि वे यूरोपीय देशों की भांति अपने देश में भी स्वतंत्रता चाहते थे। अंग्रेजी भाषा लागू होने से पूर्व भारत के विभिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती थी, इसलिए वे एक दूसरे के विचारों को नहीं समझ सकते थे। संपूर्ण भारत के लिए एक संपर्क भाषा की आवश्यकता थी, जिसे अंग्रेज सरकार ने अंग्रेजी भाषा लागू कर पूरा कर दिया। अब विभिन्न प्रांतों के निवासी आपस में विचार विनिमय करने लगे और इसने उन्हें राष्ट्र के लिए मिलकर कार्य करने की प्रेरणा दी। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला। सर हेनरी कॉटन के अनुसार अंग्रेजी माध्यम से और पाश्चात्य सभ्यता के ढंग पर शिक्षा ने ही भारतीय लोगों की विभिन्नताओं के होते हुए भी एकता के सूत्र में आबद्ध करने का कार्य किया। एकता पैदा करने वाला अन्य कोई तत्व संभव नहीं था, क्योंकि बोली का भ्रम एक अवच्छिन्न बाधा थी। इस प्रकार पश्चिमी शिक्षा ने भारतीय राष्ट्रीय चेतना में नवजीवन का संचार किया। लॉर्ड मैकाले ने 1833 ईस्वी में कहा, अंग्रेजी इतिहास में वह गर्व का दिन होगा जब पाश्चात्य ज्ञान से शिक्षित भारतीय पाश्चात्य संस्थाओं की मांग करेंगे। उसका यह सुप्रभा इतनी जल्दी साकार हो जाएगा, इसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। नंबर 6, भारतीय समाचार पत्र तथा साहित्य का योगदान। बंकिम चटर्जी ने वंदे मातरम का मंत्र दिया। मुनरो ने लिखा है, एक स्वतंत्र प्रेस और विदेशी राज एक दूसरे के विरुद्ध हैं और ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। भारतीय समाचार पत्रों पर यह बात खरी उतरती है। राष्ट्रीय आंदोलन की प्रगति तथा विकास में भारतीय साहित्य तथा समाचार पत्रों का भी काफ़ी बड़ा योगदान है। इनके माध्यम से राष्ट्रवादी तत्वों को सत्ता, प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता रहा। उन दिनों भारत के विभिन्न भाषाओं में समाचार पत्र प्रकाशित होते थे, जिनमें भारतीय राजनीतिक अधिकारों की मांग की जाती थी। इसके अतिरिक्त उनमें ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति की कड़ी आलोचना की जाती थी। उस समय प्रसिद्ध समाचार पत्रों में संवाद कौमुदी, बॉम्बे समाचार 1882, बंगदूत 1831, गश्त गुप्तार 1851, अमृत बाजार पत्रिका 1868, ट्रिब्यून 1877, इंडियन मिस्टर, हिंदू पैट्रियाट, बेंगलोर, सोम प्रकाश, कामरेड, न्यू इंडियन, केसरी, आर्य दर्शन, बंदवा आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन समाचार पत्रों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की लहर को तेज कर दिया। भारतीय साहित्यकारों ने भी देश की भावना को जागृत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम के रूप में देशवासियों को राष्ट्रीय गान दिया। इसने भारतीयों में देश प्रेम की भावना जागृत हुई। मराठी साहित्य में शिवाजी का मुगलों के विरुद्ध संघर्ष विदेशी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष बताया गया। राष्ट्रीय प्रेम तथा जातीय स्वाभिमान को जागृत करने में श्री हेमचंद द्वारा रचित कविताएं अन्य कवियों की ऐसी कविताओं से कहीं अधिक प्रभावोत्पादक थी। नंबर 7, भारत का आर्थिक शोषण। गैरिट के अनुसार राष्ट्रीयता में शिक्षित वर्ग का अनुराग हमेशा ही कुछ हद तक धार्मिक और कुछ हद तक आर्थिक कारणों से हुआ है। भारतीय राष्ट्रीयता पर यह बात पूरी तरह लागू होती है। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक शोषण की नीति ने भारतीय उद्योगों को बिल्कुल नष्ट कर दिया था। यहाँ के व्यापार पर अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार हो गया था। भारतीय वस्तुओं पर जो बाहर जाती थी भारी कर लगा दिया और भारत में आने वाले माल पर ब्रिटिश सरकार ने आयात शुल्क
में छूट दे दी। इसके अतिरिक्त अंग्रेज भारत से कच्चा माल ले जाते थे, इंग्लैंड से मशीन द्वारा निर्मित माल भारत में भेजते थे, जो लघु कठोर उद्योग धंधों के निर्मित माल से बहुत सस्ता होता था। परिणाम स्वरूप भारतीय बाजार यूरोपीय माल से भर गए एवं कुटीर उद्योग धंधों का पतन हो जाने से करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए। भारत का धन विदेशों में जा रहा था, अतः भारत दिन प्रतिदिन निर्धन होता गया। इसलिए 1880 ईस्वी में सर विलियम डिग्बी ने लिखा था कि करीब 10 करोड़ मनुष्य ब्रिटिश भारत में ऐसे हैं जिन्हें किसी समय भी भरपेट अन्न नहीं मिलता। इस अधपतन की दूसरी मिसाल इस समय किसी और उन्नतशील देश में कहीं पर दिखाई नहीं दे सकती। भारतीयों की आर्थिक दशा के बारे में आगिल के ड्यूक ने, जो 1875-76 में भारत के सचिव थे, लिखा है, भारत की जनता में जितनी दरिद्रता है तथा उसके रहन सहन का स्तर जिस तेज़ी से गिरता जा रहा है, इसका उदाहरण पश्चिमी जगत में कहीं नहीं मिलता। उद्योगों एवं दस्तकारी के पतन के कारण इनमें कार्यरत व्यक्ति कृषि की ओर उन्मुख हुए, जिससे भूमि पर दबाव अधिक बढ़ गया, परंतु सरकार ने कृषि के वैज्ञानिक ढंग की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण किसानों की दशा इतनी खराब हो गई कि 75% व्यक्तियों को पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता था। अचानक फूट पड़ने वाले अकालों ने उनकी स्थिति को और अधिक दयनीय बना दिया। विलियम हंटर ने लिखा है, ब्रिटिश साम्राज्य में रैयत की सबसे अधिक दयनीय है, क्योंकि उनके मालिक ही उनके प्रति अन्यायी है। फिशर के शब्दों में, लाखों भारतीय आधा पेट भोजन पर जीवन बसर कर रहे हैं। भारतीयों के शोषण के बारे में D.E. बाचा ने लिखा है, भारतीयों की आर्थिक स्थिति ब्रिटिश शासन काल में अधिक बिगड़ी थी। 4 करोड़ भारतीयों को केवल दिन में खाना खाकर संतुष्ट रहना पड़ता था। इसका एकमात्र कारण यह है कि इंग्लैंड भूखे किसानों से भी कर प्राप्त करता था तथा वहाँ पर अपना माल भेजकर लाभ कमाता था। अभिप्राय यह है कि अंग्रेजों के आर्थिक शोषण के विरुद्ध भारतीय जनता में असंतोष था। वह इस शोषण से मुक्त होना चाहती थी, इसलिए भारतीयों ने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया। नंबर 7, जाति विभेद नीति। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासकों ने जाति विभेद की नीति अपनाई। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने संपर्क कम कर दिया। उनके निवास स्थान भारतीयों के निवास स्थान से बिल्कुल अलग थे। वे भारतीयों को काले लोग कहकर घृणा करते थे। होटल, क्लब, पार्क आदि स्थानों पर अंग्रेज भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। इस कारण अंग्रेज़ों ने रंग भेद की नीति के आधार पर भारतीयों पर अनेक अत्याचार किए। अंग्रेज़ों की इस जाति भेदभाव की नीति का भारतीयों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। अब उनके हृदय में ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। इस तथ्य में राष्ट्रीयता की भावना का तीव्र गति से संचार हुआ। सरकारी नौकरियों में भारतीयों के साथ पक्षपात। 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम और 1858 ईस्वी की महारानी विक्टोरिया की घोषणा में कहा गया था कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर ही दी जाएगी। इस प्रकार अंग्रेज शिक्षा के कारण वकील, डॉक्टर और अध्यापक तथा नौकरी करने वालों का एक वर्ग उत्पन्न हुआ। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार का भारतीयों पर से विश्वास समाप्त हो गया था। पढ़े लिखे भारतीयों की सरकारी नौकरी नहीं देना चाहती, इसलिए उनमें असंतोष बढ़ा। सन 1871 ईस्वी में ICS में प्रवेश की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, ताकि भारतीय इस प्रतियोगिता में भाग न ले सकें। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ब्रिटिश अन्याय का विरोध करने के लिए
1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की, किसे कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था कहा जा सकता है। यातायात तथा संचार साधनों का विकास। यातायात तथा संचार साधनों के विकास ने भी राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ब्रिटिश सरकार ने देश में रेलों तथा सड़कों का जाल बिछा दिया, डाक तार, टेलीफोन आदि की व्यवस्था हुई। इसके पीछे अंग्रेज सरकार का मुख्य उद्देश्य यह था कि विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी सेनाएं शीघ्रता से भेजी जा सकें एवं दूर दूर के प्रांतों की सूचना शीघ्र प्राप्त हो जाएगी। इस विकास से भारतीयों को काफ़ी लाभ हुआ। अब उनके लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना सुगम हो गया। देश के भिन्न भिन्न भागों में रहने वाले लोगों के बीच की दूरी कम हो गई, एक दूसरे के निकट में आने लगे। उनका आगामी संपर्क बढ़ा और दृष्टिकोण व्यापार हुआ। विदेशी आंदोलन का प्रभाव। 19वीं शताब्दी में यूरोप में जो स्वाधीनता संग्राम लड़े गए, उन्होंने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को काफ़ी प्रभावित किया। फ्रांस के 1830 ईस्वी एवं 1848 ईस्वी की क्रांति ने भारतीयों के बलिदान की भावना जागृत की। इटली तथा यूनान की स्वाधीनता ने उनमें उत्साह में असाधारण वृद्धि की। आयरलैंड भी अंग्रेज़ों की पराधीनता से मुक्त होने का प्रयास कर रहा था, उससे भी भारतीय जनता काफ़ी प्रभावित हुई। इटली, जर्मनी, रोमानिया और सर्बिया के राजनीतिक आंदोलन, इंग्लैंड में सुधार कानूनों का पारित होना एवं अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम आदि ने भी भारतीयों को उत्साहित किया और उनमें साहस पैदा किया। परिणाम स्वरूप वे भारतीय स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए संघर्ष में जुट गए। लॉर्ड लिटन की अन्यायपूर्ण नीति। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 की प्रतिक्रियावादी नीति के कारण राष्ट्रीय असंतोष प्रारंभ हुआ। 1876 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन सिविल सर्विस में सम्मिलित होने वाले की आयु 21 से घटाकर 19 कर दी ताकि इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकें। दक्षिण में अकाल और शाही दरबार। 1877 लॉर्ड लिटन ने जिस समय दिल्ली में एक विशाल दरबार का आयोजन किया, उस समय दक्षिण भारत में भयानक अकाल बढ़ जाने के कारण हजारों मनुष्य मौत के मुंह में चले गए, किंतु ब्रिटेन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसकी बहुत कटु आलोचना की गई। कलकत्ता के एक समाचार पत्र में इस समारोह की आलोचना करते हुए यहाँ तक लिख दिया, जब रोम जल रहा था, नीरो अपनी बंसुरी बजा रहा था। अफगानिस्तान पर आक्रमण। लॉर्ड लिटन ने साम्राज्यवादी नीति पर चलते हुए अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य को कोई फायदा नहीं हुआ। इस युद्ध में 2 करोड़ स्टर्लिंग व्यय हुआ, जो भारत का निर्धन जनता से वसूल किया गया रुपया था। भारतीयों में लिटन की इस नीति के विरुद्ध काफ़ी असंतोष हुआ। शस्त्र अधिनियम 1878 में एक शस्त्र अधिनियम पारित किया गया, जिसके अनुसार भारतीयों को हथियार रखने के लिए लाइसेंस रखना पड़ता था, परंतु अंग्रेज़ों के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था। इस अधिनियम में भारतीयों को अधिक उत्तेजित कर दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन की अन्यायपूर्ण नीति का समाचार पत्रों में कड़ा विरोध किया गया। इससे परेशान होकर उसे 1878 में वर्नाकुलम प्रेस एक्ट पारित कर दिया, जिससे भारतीय भाषाओं के समाचार पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया गया। इससे भी भारतीयों के मन में बड़ा असंतोष हुआ। आर्थिक नीति। लॉर्ड लिटन की आर्थिक नीति असंतोष उत्पन्न करने वाली थी। उसने लंकाशायर के उद्योगपतियों को प्रसन्न एवं संतुष्ट करने के लिए विदेशी सूती कपड़े के आयात कर हटा दिया, जिससे भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को बहुत हानि पहुंची। इससे भारत सरकार की आय के बहुत बड़े साधन का सफाया
हो गया और भारत में बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो गई। इल्वर्ट बिल पर विवाद। 1880 ईस्वी में लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल बनकर आए। उन्होंने प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार किए। उसमें 1833 ईस्वी में इल्वर्ट ने एक बिल पेश किया। इस इल्वर्ट बिल में भारतीयों मजिस्ट्रेटों को यूरोपियन के विरुद्ध अभियोग सुनवाई करने का अधिकार और उन्हें दंडित करने का अधिकार दिए गए थे, लेकिन यह विधेयक भीषण विवाद का कारण बन गया। भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने इल्वर्ट विधेयक को अपना जातीय अपमान समझा। परिणाम स्वरूप संपूर्ण भारत और इंग्लैंड में अंग्रेजों ने संगठित होकर इसका विरोध किया तथा इसके विरुद्ध आंदोलन चलाया। इस घटना ने भारतीय जनता को बहुत प्रभावित किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के शब्दों में, कोई भी स्वाभिमानी भारतीय अब आंख मूंद कर सुस्त नहीं बैठ सकता था। जो इल्वर्ट विवाद के महत्व को समझते थे, उनके लिए यह देशभक्ति की महान पुकार थी। वास्तव में इल्वर्ट बिल के विरोधी आंदोलन ने भारत को संगठित करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अनेक ऐसे कारण रहे जिनके परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किया।